भारत जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा बहुत जगह पर हम लोगों को साक्ष्य मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फारस के साथ व्यापार करते थे, इराक के साथ व्यापार करते थे, मिस्र के साथ व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। तो ऐसा नहीं कि ये लोग खोजा भारत को, भारत इसके पहले भी था और उसके पहले बहुत ही गौरवशाली था भारत। तो जब पता चला कि भारत इतना गौरवशाली है, लेकिन जाएंगे कैसे? क्योंकि क्या है, हम लोग को पता है कि भारत के मतलब पूरा विश्व में अगर देखेंगे तो पूरा पानी से घिरा हुआ है, तो समुद्र से रास्ता खोजना। अभी तो हमारे पास जीपीएस है, लोकेट करके पहुंच जाएंगे, लेकिन उस समय तो जीपीएस था नहीं, तो कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली सबसे पहला यूरोपियन कंट्री है। 17 मई 1498 का वो डेट था जब वो हमारे देश में पहुंचा। इसके पीछे एक इतिहास और है। सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज करने वाला 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्बो डियाज नाम का एक नाविक था। क्योंकि समुद्र में खोज निकालना ये तो क्या नाविक ही सकेगा, जो जहाज चलाता वही सकेगा। ऐसे आदमी तो समुद्र में जाने से ही डरेगा। अब हम लोग अगर समुद्र में जाएंगे तो सकेंगे? डर से इधर आ जाएंगे, पता नहीं डुबा देगा। लेकिन जो नाविक था उसका नाम क्या था? बार्थोलोम्बो डियाज। वो जो है अमेरिका का दक्षिणी सिरा, अफ्रीका का दक्षिणी सिरा तक पहुंच गया, भारत तक नहीं पहुंचा। वो जो है उस जगह को क्या कहा? उस जगह को कहा केप ऑफ गुड होप। वो वहां से लौट गया। कहां पर? कब? ये 1487 में। वो कहां से निकला? पुर्तगाल से निकला, अफ्रीका का रास्ता होते हुए अफ्रीका का दक्षिणी सिरा तक पहुंचा और उस जगह को वो क्या नाम रख दिया? केप ऑफ गुड होप। फिर वहां से वो रिटर्न चला गया। कहां? पुर्तगाल। उसके बाद क्या होता है कि उसके 10 साल के बाद 1487 से उसके बाद है 1498, उसके 10 साल के बाद फिर वास्को डी गामा, नाम सुना है? वास्को डी गामा जो है वो 17 मई 1498 फिर कहां पहुंचा? वो फिर पहुंचा केप ऑफ गुड होप। कहां पहुंचा? फिर यहां पहुंचा केप ऑफ गुड होप, जिसका खोज 10 साल पहले कौन किया था? बार्थोलोम्बो डियाज किया था। ठीक है, तो ये काम तो आसान कर दिया। यहां पहुंचने के बाद वो वहां से केप ऑफ गुड होप जहां से खत्म होता है, वहां से अफ्रीका खत्म होता है, भारत शुरू होता है। और वो जो जगह है वो जगह क्या है? कालीकट। अभी उसको क्या बोलते हैं? कोझिकोड। अभी उसका नाम चेंज होके हो गया कोझिकोड, जो कि भारत में कहां पर है? केरल में है, जहां पर उसको एक गुजराती मिलता है। और उस गुजराती का नाम क्या है? उस गुजराती नाविक का नाम है अब्दुल माजिद। देखो इतना डीपली जा रहे हैं, ठीक है। उस आदमी का नाम तक तुमको बता रहे हैं। उस नाविक का नाम था अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद के सहायता से वो भारत एंटर किया। भारत में कहाँ एंटर किया? कालीकट में एंटर किया। कालीकट कहाँ पर है? भारत में कोझिकोड में। यहाँ तक समझ में आ गया? तो उस समय जो आया, तो उस समय पुर्तगाली का जो उस समय जहां पर वो आया कालीकट, कोझिकोड, उस समय वहां का राजा कौन था? जमोरिन। जमोरिन वहां का राजा था। और उस समय पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर जो है, अब वो तो खोज कर लिया। खोज करने के बाद फिर वहां पर गया और वहां से फिर जो पुर्तगाल सरकार है वहां पर, वो फिर प्रथम गवर्नर बना के किसको भेजा? उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मोरा। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में आया वो कब आया? 1505 से लेके 1509 तक रहा। और वो ये जो भारत आया तो वो दो चीज शुरू किया। एक है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है इसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। वो जो है ना पूरा समुद्र में अपना नौसेना खड़ा कर दिया। नौसेना समझता है? सबसे मजबूत सेना होता है नौसेना। नौसेना खड़ा कर दिया, मतलब अब समुद्र में सिर्फ हम ही आना जाना करेंगे। अब उस समय भारत में और भी लोग आते थे व्यापार करने के लिए, तो व्यापार किससे होता था? समुद्री रास्ता से होता था, जहाज से होता था। अब वो वहां पर कब्जा करके बैठा है कि अब इस जहाज में, जैसे अभी हॉर्मुज में हो रहा है, ईरान कब्जा करके बैठा है और उसमें अमेरिका भी हो रहा है कि नहीं हम कब्जा करेंगे। अब वो नाकाबंदी कर रहा है, हम पार होने नहीं देंगे, और पार होगा तो उसमें हम टोल लेंगे। वही सिस्टम था पुर्तगाली का। समुद्र में वो क्या करके रखा था? एक तरह से टोल लगा के रखा था। और उस सिस्टम को क्या कहा जाता था? उस सिस्टम को कहा जाता था कॉटेज सिस्टम। कॉटेज सिस्टम का मतलब होता है कि जितना भी शिप पार होगा समुद्र से, उसमें हमको टैक्स देना होगा। अगर तुम टैक्स दोगे तो आई विल परमिट यू टू गो, अदरवाइज
लूट लेंगे। हाँ लूट लेंगे, उसमें मिसाइल तो था ना कि बम मार देंगे, लूट लेंगे, और जो भी माल मिलेगा वो हम हथिया के हम जाके यूरोपियन बाजार में बेच देंगे। ये सिस्टम, ये सबसे पहले कौन लाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मोरा। उसके बाद वो जो है 1509 में वो फिर वापस चला गया। कहाँ? पुर्तगाल सरकार उसको वापस भेज लिया। फिर एक और गवर्नर आता है, उस गवर्नर का नाम क्या होता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, दूसरा गवर्नर है। ये तुम लोग को बुक में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर, ये जो है 1509 से लेके 1515 तक रहता है, और ये अपना शासन काल में भारत में राजधानी कहाँ बनाया? गोवा में बनाया। ठीक है। उसके बाद उसका मृत्यु भी कहाँ होता है? डेथ भी कहाँ होता है? गोवा में होता है। गोवा में ही आया, गोवा ही काम किया, गोवा में ही मर गया। वो क्या किया? वो हिंदू लड़कियों से विवाह नीति किया। मतलब अपना जो है पुर्तगाल में अपने आप को बसाने के लिए वो क्या यहाँ पर शादी करने लगा। अपने भी शादी किया और भी लोगों को ला ला के शादी करवाया। शादी करने से क्या होगा? रिश्ता बनेगा ना। ये चीज़ भारत के बहुत सारे राजा लोग और भी किए हैं। भारत का भी तुम अगर इतिहास पढ़ोगे ना तो ऐसे बहुत सारे राजा, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य, नाम सुना है? बाबर भी था, बाबर भी बहुत शादी किया था भारत में आकर। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर तुम पढ़ोगे, चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे ज़्यादा जो ये था शादी था वो क्या था? सेल्यूकस निकेटर का जो बेटी थी, पुत्री, उसके साथ शादी हुआ था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था, और सिकंदर जो था वो अपने आप को माना विश्व विजेता कहा जाता था। विश्व विजेता सिकंदर, सिकंदर का नाम अभी भी लोग जानता है, सुना है। सिकंदर बोलता ना कि तुम बहुत ज़्यादा सिकंदर बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर, बहुत ज़्यादा साहसी। तो सिकंदर का सेनापति था निकेटर, और उस निकेटर को हराने वाला कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और उस चीज़ से खुश हो गया निकेटर, और निकेटर खुश होकर बोले हम इसको दामाद बनाएंगे, और उसके साथ उसका शादी हो जाता है। उस बेटी का क्या नाम रहता है? हेलेना। ठीक है। तो कभी अगर तुम लोग का सिलेबस में है वो चंद्रगुप्त मौर्य तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, वही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसके बाद वो जो अल्फांसो डी अल्बुकर है वो गवर्नर बन के आया, और फिर जब गवर्नर का पोस्ट थोड़ा और ज़्यादा पावरफुल हो गया तो उस पोस्ट को क्या कहने लगे? वायसराय। और वो प्रथम वायसराय भी बने, पुर्तगाल का प्रथम वायसराय। ऐसे हम लोग अंग्रेज में बहुत वायसराय पढ़े ना, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, बहुत सारे ऐसे लॉर्ड हम लोग पढ़े हैं। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें ऐसे ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता, ये एक शॉर्ट क्लास है। ठीक है। इसमें अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले पुर्तगाली जो है सबसे पहला चीज़ क्या किया था? तो सबसे पहला चीज़ तो ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। उसके बाद भारत में ये बहुत फास्ट गति से एक चीज़ और कर रहा था, वो था ईसाईकरण। ईसाईकरण का मतलब है कि जैसे अभी देखो, अभी जितना आदिवासी लोग हैं, मैक्सिमम आदिवासी लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन रहे हैं। तो ईसाई धर्म एक्चुअली हम लोग का भारत का थोड़ी है, बाहर का है ना। हम लोग का तो एक तो आदिवासी है, सरना धर्म है, और नहीं तो फिर हम लोग का सनातन है, और नहीं तो फिर मुस्लिम है। ये ईसाईकरण करने वाला कौन है? भारत में सबसे पहले ईसाईकरण करने वाला पुर्तगाली ही था। उसके बाद जब अंग्रेज लोग आया तो फिर जर्मनी से शुरू हुआ, और ये लोग जो है रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए लोग हैं। भारत में चर्च और ये ईसाईकरण नया चीज़ है। अंग्रेज जब से यूरोपियन लोग आया तब से यहाँ पर ईसाईकरण हुआ, नहीं तो भारत में ईसाई कहाँ। तो सबसे पहले अगर ईसाईकरण किया तो कौन किया? पुर्तगाली लोग किया। और प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का यूज करने वाला भी पुर्तगाली ही था। आज के टाइम पे हम लोग प्रिंटिंग प्रेस का यूज कर रहे हैं ना कोई भी चीज़ में। अभी तो बहुत अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस आ गया, अभी तो कंप्यूटराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस आ गया, लेजर प्रिंटिंग प्रेस आ गया, लेकिन सबसे पहले करने वाला यही था। और ये लास्ट तक अंग्रेज तो हम लोग का देश से 1947 में चले गए, लेकिन ये लोग 1961 तक हमारे देश में ही थे, गोवा में। हाँ, क्योंकि ये लोग व्यापार कर रहे थे ना, सरकार राजनीति से कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको यहाँ से हटाए कि नहीं अब तो किसी को नहीं रहने देंगे, सबको भगाया। तो सबसे पहले भी आया यही और सबसे लास्ट में भी गया। पुर्तगाल में 2 क्वेश्चन तो जरूर बनता है, सबसे पहले कौन आया तो भी पुर्तगाल, और सबसे बाद में कौन गया तो भी पुर्तगाल। तो पुर्तगाल के बारे में इतना तुम लोग को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर में कौन आया। 2 नंबर में आया डच, इज द नेम ऑफ ए कंट्री। कब आया? 1590
16 में आया। ये जो है बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, ये आया था व्यापार करने के लिए, व्यापार ही किया, लेकिन ये आया था व्यापार करने के लिए, व्यापार करते करते ईसाईकरण करो तो शादी करो तो राजनीति करो, सब कुछ एक के साथ करने लगा, इसलिए बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डच। तो ये लोग क्या किया, मसाला व्यापार शुरू किया। मसाला व्यापार कहाँ शुरू किया, उस समय जो था 1602 में ये लोग भारत आया व्यापार शुरू करने के लिए। ऐसे आ तो गया था 1596, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं था। शुरुआत कब किया, 1602 में शुरू किया। उस समय जो डच का जो सबसे मेन आदमी था, जिसके नेतृत्व में हमारे देश में ये लोग आया था, उसका नाम था क्या, कॉर्नेलियस हॉटमैन। डच नाम था ये, कॉर्नेलियस हॉटमैन। ये जो है ना, कहाँ से लाइसेंस प्राप्त करके लाया था, डच, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी था वैसे डच कंपनी था, वहाँ से वो 21 साल का लाइसेंस प्राप्त करके लाया था। क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। क्या व्यापार, मसाला का व्यापार। मसाला मतलब लौंग, इलायची, ये सब बहुत महंगा होता है, वो सब का। ये सबसे पहले जो है ना, फर्स्ट फैक्ट्री जो लगाया वो कहाँ लगाया, 1605 में मुसलीपट्टनम में लगाया। उसके बाद 1610 में कहाँ लगाया, पुलिकट में लगाया। 1616 में कहाँ लगाया, सूरत में लगाया। 1641 में कहाँ लगाया, बिमलीपट्टम में लगाया। 1645 में कहाँ लगाया, कारिकल में लगाया। 1658 में कहाँ लगाया, कासिम बाजार में लगाया। मतलब ये हर जगह क्या कर रहा है, नया नया जगह में जा रहा है, कोठी बना रहा है। कोठी मतलब समझ लो कि जहाँ पर हम सामानों को लाकर स्टॉक कर सके और वहाँ से फिर ले जाके शिप के थ्रू अपना देश ले जाए। तो एक स्टोरेज तो चाहिए ना, तुम इतना समझ लो कि कोठी का मतलब स्टोरेज, ठीक है, जहाँ से हम उसको ला के सुरक्षित रख सके और फिर वहाँ से पैक करके फिर भेज सके। तो ये अलग अलग जगह में ये लोग शुरू किया। बाद में क्या होता है, 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, अंग्रेज और डच के बीच में होता है, और इसमें डच जो है सिमट जाता है, अंग्रेज इसको हरा देता है। उसके बाद किसका आगमन होता है, उसके बाद आगमन होता है अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये जो है 31 दिसंबर 1600 में यह आता है। कहाँ पर यह आता है, महारानी एलिजाबेथ, जो ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है 15 वर्ष का लाइसेंस देके इन लोगों को भेजता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में। क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। वो सबसे पहले जो आता है वो लोग कहाँ आता है, सूरत से आता है। सूरत की तरफ से वो इन करता है, और इन करने के बाद सबसे पहले वो कहाँ जाता है, 1608 में हम लोग का देश में किसका शासन चलता है, मुगल का शासन चलता है। और मुगल में जहांगीर का नाम आता है। सबसे पहले तो बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। तो जहांगीर जो है, जहांगीर के दरबार में कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस, नाम याद रहेगा। कैप्टन हॉकिंस जो है बहुत ही तेज आदमी। ये क्या किया है, सबसे पहले आने से वो तुर्की भाषा में बात करना शुरू किया। था तो वो अंग्रेज, लेकिन बात कैसे किया, तुर्की भाषा में। तो जहांगीर इम्प्रेस्ड कि ये तो मेरा अपना आदमी है। होता है ना, ये भाषा का बहुत बड़ा रोल है। अगर तुम किसी आदमी के पास जा रहे हो तो उसका भाषा का प्रयोग करो, देखना तुमसे ज़्यादा इम्प्रेस होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना भाषा बोलते हैं कि हम अपना इंप्रेशन जमाएंगे, इंग्लिश बोलेंगे, इंप्रेशन जमेगा। ऐसा हम लोग का सोच है ना। हिंदी बोलेंगे, शुद्ध हिंदी बोलेंगे, लगे कि नहीं थोड़ा हम नॉलेज है, ज्ञान है। लेकिन वो क्या क्या, अब बताओ, ब्रिटेन से आया है तो थ्रू आउट इंग्लिश बोल सकता था, उसका तो लैंग्वेज ही है। लेकिन वो कौन सा भाषा बोला, तुर्की भाषा, उसको आता भी नहीं था, सीखा। अंग्रेजी लोग इसी चीज़ के लिए बोल सकते हैं ना कि बहुत तेज था। तुर्की भाषा में बात किया और इस चीज़ से खुश हो गया, और उस खुशी से वो 400 मनसबदार उसको क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया। 400 मनसबदार का मतलब होता है जागीर, इलाका। और उसी का फायदा उठा के उसके बाद उसको खां का उपाधि भी दे दिया। इतना खुश हो गया जहांगीर, खां, हाँ जहांगीर मतलब जहांगीर, इन्हों मतलब थोड़ी पता था कि ये एक दिन ऐसा करेगा। राजा है ना, वो तो पूरा देश का राजा है। राजा के सामने कोई आए, इसको दे दो 400 मनसबदार, क्या है उसके पास, तो मतलब अकुत संपत्ति है। पहले ऐसा था, ठीक है। उसको थोड़ी पता था कि एक दिन हम ही को बहादुर शाह जफर, लास्ट जो था बहादुर शाह जफर को भेज देगा रंगून और 1 लाख मात्र देगा पेंशन। ये थोड़ी सोचा था जहांगीर ये कहानी होगा हम लोग का, वो दे दिया। और इसी का फायदा उठा के वो क्या किया, 1608 में फैक्ट्री लगाया। कहाँ पर, सूरत में, व्यापारिक उद्देश्य से। और फिर 1613 में उस सूरत को क्या कर लिया, स्थायी कर लिया। पहले तो बनाया क्या, स्टोरेज, लेकिन बाद में उसको बना दिया महल, स्थायी हो गया।
फिर 1613 में आता है टॉमस रो। टॉमस रो क्या करता है, वो भी करता है व्यापार, और व्यापार करने के लिए अब जो है मुगल से पूरा व्यापारिक विशेष अधिकार वो लोग ले लेता है। विशेष अधिकार का मतलब कि हम अब कोई टैक्स नहीं देंगे, हम इन सब क्षेत्र में अपना पैसा चलाएंगे, अपना सिक्का चलाएंगे, अपना सिक्का ढालेंगे, ठीक है, बाकी जितने लोग हैं वो सबको हटाओ, हम ही लोग सब कुछ है, ये सब होता था विशेष अधिकार। ये सब विशेष अधिकार प्राप्त कर लेता है। एक और चीज़ बहुत ही मज़ेदार होता है हम लोगों का देश में, 1661 पुर्तगाली का राजकुमारी, ये है पुर्तगाली, और ब्रिटेन का सम्राट जिसका नाम है चार्ल्स II, दोनों का विवाह होता है। कहाँ पर? भारत में। और दहेज में क्या मिलता है? बम्बई। बताओ कहाँ यूरोपियन देश, पुर्तगाली से एक आया है और एक अंग्रेज शादी कर रहा है भारत में, और दहेज में मिल रहा है मुंबई। उस समय उसका नाम बम्बई। अब ये जो है बम्बई जब उसको मिल जाता है, दहेज में मिला है, तो दहेज में तो पूरा अधिकार, मतलब वो अब मेरा है, होता है ना। दहेज में जो भी सामान मिलता है, मान लो फर्नीचर मिलता है, वो कहाँ जाता है? अपना घर में आता है ना, उसका यूज कौन करता है? ये चीज़ हो जाता है, और इससे जो है अंग्रेज का पावर और बढ़ जाता है। फिर वो उसका बम्बई भी हो गया, उसका सूरत भी हो गया। फिर 1651 में हुगली में वो कारखाना खोल देता है, और 1687 में सूरत को वो अपना मुख्यालय बना देता है। यहाँ तक वो लोग तब तक व्यापार ही कर रहा था। लेकिन फिर होता है क्या, फिर लगभग 1687 लेके 1657 लगभग 90 साल व्यापार ही चलता है। हाँ, व्यापार ही चलता है, और थोड़ा बहुत कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा एकाधिकार होता है। उसी बीच में ये लोग सिक्का उक्का भी चलाने लगता है। फिर होता है 1757 मतलब 1757 में होता है पलासी का लड़ाई। पढ़ा होगा तुम लोग, पलासी का युद्ध, द बैटल ऑफ पलासी, पढ़ा है ना। तो वो किसके किसके बीच में होता है? वो होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन होता है? सिराजुद्दौला रहता है बंगाल का नवाब, पढ़ा है ना, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, है ना। अब उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? उसको सपोर्ट कर रहा है फ्रांस। फ्रांस सपोर्ट कर रहा है बंगाल का नवाब को। क्यों कर रहा है? क्योंकि फ्रांस भी तो है ना उस समय, वो भी तो व्यापार कर रहा है। उसको लग रहा है कि अंग्रेज लोग अगर हट जाए तो हम पूरा क्या करेंगे, तो अपना राज करेंगे। लेकिन होता क्या है, वहाँ पर बंगाल का किंग प्लस फ्रांस मिलकर ब्रिटिश के साथ युद्ध करता है। लेकिन ब्रिटिश यहाँ पर थोड़ा डिप्लोमेसी चेंज कर देता है। क्या चेंज करता है? उसका सेनापति को अपने तरफ कर लेता है। पढ़ाए थे ना। हाँ, वो लड़ता तो है सिराजुद्दौला के तरफ से, लेकिन किसके पक्ष में लड़ता है? अंग्रेज के पक्ष में। उसको लालच दे दिया गया है। क्या लालच मिला है? कि अगर हम जीत जाते, यानी कि अगर अंग्रेज जीत जाता है तो बंगाल का नवाब तुम्ही को बना देंगे। और इसी कारण बंगाल में अंग्रेज का जीत होता है, सिराजुद्दौला भाग जाता है। अब बंगाल में उसका पूरा राज भाग जाता है। अब बंगाल में शासन स्थापित हो जाता है, और उस समय भारत का मेन सेंटर पॉइंट क्या था? बंगाल था। बंगाल सबसे पहले तो राजधानी कोलकाता को लोग बनाया था, बंगाल को ही बनाया था। उसके बाद ये दिल्ली उल्ली हुआ था, ठीक है। फिर क्या होता है, वहाँ से जब बंगाल जब वो जीत जाता है तो वो लोग राजनीति में प्रवेश करता है। राजनीति में प्रवेश कब करता है? 1757 के बाद। पलासी का युद्ध में जब जीत जाता है, बंगाल में कब्जा हो जाता है, उसके बाद वो लोग क्या करता है कि राजा वो लोग नहीं बनता है, राजा वही बनता है, कंट्रोल उसका। मतलब अब तुमको यू हैव टू डू व्हाट आई हैव डू, जो हम बोलेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। अब यहाँ से वो लोगों का शुरू हो जाता है राजनीति। अब राजनीति क्या है? 1657 से लेके हम लोग तो पूरा 1857 तक पढ़े, 1947 तक पढ़े, 200 साल तो क्या क्या किया वो तो हम लोग पढ़े ही हैं। लेकिन ये था पृष्ठभूमि कि हाउ दे इंटर्ड इन आवर कंट्री, ठीक है। उसके बाद आता है डेनिस। ये भी सोचा कि चलो हम भी देखते हैं भारत में क्या है। डेनिस ये आता है 1606 1606 से लेके 1620 तक के बीच में ये लोग भी आता है। और ये लोग बहुत कुछ नहीं करता है। 1620 में आगे तमिलनाडु में त्रेंकोबार में एक कारखाना स्थापित करता है। उसके बाद 1755 में सेरामपुर में कलकत्ता में भी एक व्यापारिक बस्ती का निर्माण करता है। मतलब ये लोगों का भी उद्देश्य क्या है? बिजनेस, व्यापार करना। और फिर उस समय जो है डेनिस का जो राजा था वो कौन था? क्रिश्चियन IV। और इसका भी उद्देश्य क्या था? उसका भी उद्देश्य था बिजनेस। लेकिन देख रहा है कि यहाँ ब्रिटेन तो पावरफुल हो गया है, तो
1854 1854 में वो क्या करता है, ब्रिटेन को हस्तांतरण कर देता है या फिर बिक्री कर देता है, सारा चीज बेच के अपना चला जाता है, ब्रिटेन को बेच देता है 1854 में। ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, जैसे ये लड़ा बेदरा का युद्ध, नहीं सका, ठीक है, पुर्तगाल से शादी कर लिया, पुर्तगाल तो इसके साथ आया ही नहीं, इसके साथ क्या बना लिया, रिलेशन बना लिया, ठीक है। अब ये अपना ससुर लोगों को तो मारेगा नहीं ना, अब तो पुर्तगाल इसका ससुर बन गया अंग्रेज के दृष्टिकोण से अगर देखें। अब आता है फ्रांस। फ्रांस जो है वो उसका अराइवल कब होता है, आता कब है, तो 1667 में आता है। कहाँ आता है, सूरत में आता है। सूरत में आने के बाद वो लोग क्या करता है, उस समय फ्रांस में राजा कौन रहता है, लुई 14, वहाँ पर वैसे ही लुई 14, 15, 13 ऐसे करके रहता है, जनरेशन के हिसाब से ही शायद होता होगा। जैसे इसको ही देख लो ना, मुगल काल में भी तो ऐसा ही है, चंद्रगुप्त का भी वही काल है, ठीक है। तो वो लोग होता है, मतलब जब कोई राजा बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है ना, तो वो लोग उसका नाम को यूज करता है, यही चीज़ है। उसके बाद देखो होता क्या है कि ये इस 1667 में सूरत के रास्ते से वो लोग एंटर करता है। 1668 में सूरत में वो लोग क्या करता है, एक अपना कोठी स्थापित करता है। उस समय जो है फैक्ट्री लगाता है। उस समय फ्रांसीसी गवर्नर का नाम क्या रहता है, केरो, ठीक है, या फिर कहीं कहीं उसका नाम केरोन भी कहा गया है। अब उस समय जो है 1669 1668 में सूरत में और एक मुसलीपट्टनम में कारखाना खुलता है। उस समय फ्रांस का नेतृत्व कौन करता है, लेस्पिने नाम का एक है, जो हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी गवर्नर था, जिसके नेतृत्व में होता है। और ये शेर खां लोधी, उस समय लोधी वंश का शासन भी रहता है दिल्ली सल्तनत, तो उस समय लोधी वंश से वो लोग क्या करता है कि पौंडीचेरी को वो लोग प्राप्त कर लेता है। एक छोटा सा जगह है पौंडीचेरी में वो लोग क्या करता है, वहाँ से, क्योंकि पौंडीचेरी क्या है, समुद्री रास्ता है, वहाँ से उसको प्राप्त करता है। फिर 1720 से लेकर 1742 लगभग 22 साल गवर्नर कौन रहता है, फ्रांसीसी गवर्नर, जिसका नाम रहा है लीनो डियामो कौन है, फ्रांसीसी गवर्नर है, जो बहुत ही पावरफुल आदमी रहता है, पावरफुल उसका पॉलिसी रहता है। वो 1688 में व्यापार शुरू करता है, कोठी बनाता है सूरत में। फिर 1690 से लेकर 92 में कोलकाता में कोठी बनाता है। 1746 में मद्रास में कोठी बनाता है। 3 जगह कोठी बना लेता है। मतलब ये अपना पावर को धीरे धीरे क्या कर रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है। और अगर हम देखेंगे तो उस समय गवर्नर कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर, तो जोसेफ डुप्ले 1742 से लेकर 1754 तक, जो कि बहुत ही प्रमुख और सक्षम गवर्नर था। नाम क्या था, जोसेफ डुप्ले। लेकिन प्रथम गवर्नर अगर बात करें तो कौन था, केरो, जब आया था। उसके अलावा मार्टिन भी एक गवर्नर था, जो पांडिचेरी का गठन किया था। 3 गवर्नर याद रखना है, एक जोसेफ डुप्ले जो सबसे प्रमुख था, कैरोन प्रथम था, और मार्टिन पांडिचेरी का गठन किया था, ठीक है, यहाँ तक है। उसके बाद होता है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में युद्ध, क्योंकि अंग्रेज किसी को यहाँ टिकने नहीं देगा। एक तो बेदरा का युद्ध में उसको हरा दिया, पुर्तगाली के साथ शादी कर लिया, ये तो अपने ही भाग गया। अब रहता है फ्रांस के साथ क्या करता है, पहला युद्ध होता है कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक में युद्ध हो रहा है, इसलिए इसमें कर्नाटक में 3 युद्ध हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 1746 से लेकर 1748। इसके पीछे भी एक और कहानी है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई हो रहा है। एक तो भारत में लड़ाई हो रहा है व्यापार के लिए, और दूसरा लड़ाई हो रहा है यूरोप में, क्योंकि ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, ऑस्ट्रिया में भी फ्रांस और इंग्लैंड का लड़ाई चल रहा है। दूसरा एक देश है, भारत में भी चल रहा है। तो इसमें जो है प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हो रहा है वो 1746 से लेकर 48 के बीच में 2 साल युद्ध हो रहा है। उसमें फिर क्या हो रहा है, एक ट्रीटी हो रहा है। ट्रीटी मतलब संधि, एक संधि हो रहा है किसके किसके बीच में, फ्रांस और अंग्रेज के बीच में, जिस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ एसियन। और इस ट्रीटी के द्वारा फिर दोनों शांत हो जाता है। जैसा अभी ट्रीटी हो रहा है ना, ईरान और अमेरिका के बीच में एक ट्रीटी होने वाला है, संधि होने वाला है। अब ये संधि अगर हो गया